नमस्कार। मैं डॉक्टर स्नेह प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसएनबी पीजी कॉलेज, चारबाग, लखनऊ। हम सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इधर कुछ दिनों से हम लोग भारत की विदेश नीति पर अध्ययन कर रहे हैं। वैश्वीकरण के दौर में भारत की विदेश नीति या वैश्वीकरण की दौर में भारत की चिंताएं को केंद्र बिंदु में रखकर हम लोग भारत के साथ दक्षिण एशिया, भारत के साथ उसके सटे हुए पड़ोसी क्षेत्र, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया आदि पर चर्चा कर चुके हैं। आज के चर्चा का जो विषय है वो आपके सिलेबस में यूनिट 12 और 13 से संबंधित है, जिसमें हम यूनिट 12 के अंतर्गत या इकाई 12 के अंतर्गत हम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रति भारत की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे और यूनिट 13 के अंतर्गत या इकाई 13 के अंतर्गत भारत की सुरक्षा चिंताएं या भारत का सुरक्षा से संबंधित नीतियां, इस मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के जो हम लोगों का यूनिट 12 है, जिसमें हमें पढ़ना है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रति या दक्षिणी अमेरिका के प्रति भारत की नीति। अब थोड़ा हम लोग अभी तक जो अध्ययन कर रहे थे वो भारत और भारत के पड़ोसी देश या दक्षिण एशियाई देश या दक्षिण पूर्वी एशियाई देश या पश्चिम एशियाई देश, हम एशिया तक सेंट्रलाइज होकर के अभी तक अध्ययन कर रहे थे। अब आज के चर्चा में हमें अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में भारत किस विदेश नीतियों का अनुसरण कर रहा है और इसके विदेश नीति का क्या एक इतिहास रहा है, और आज इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में भारत इन महाद्वीपों के तरफ, चाहे वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो या अफ्रीका महाद्वीप हो, इसके प्रति वह किस प्रकार की विदेश नीति का लिए सिद्धांतों का निर्माण कर रहा है। तो इसको हम लोग दो भागों में बांट करके देखेंगे। 1991 के पहले या कोल्ड वार के बाद का जो हमारा रिलेशनशिप था या जो हमारी दृष्टि थी, और 1991 के बाद जब वैश्विक परिदृश्य बदल जाता है, शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, और शीत युद्ध की समाप्ति हो जाने के बाद जहां की शीत युद्ध में हम विचारधारा की वर्चस्वता थी, विचारधारा के लिए एक संघर्ष था दो महाशक्तियों में, जिसमें सोवियत संघ रूस था और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जो अपनी विचारधारा के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया को दो भागों में बांट रहे थे। यद्यपि इनका बेस विचारधारा था, आइडियोलॉजी था, जिसमें कि अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के देश, जो कि उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाली कंट्रीज थे, और सोवियत संघ रूस तथा उसके साथ लगे हुए जो 17 देश थे, वो एक साम्यवादी समाजवादी विचारधारा पर आधारित व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे। तो हम 1945 से लेकर के 1991 तक इन दोनों महाशक्तियों में विचारधारा को लेकर संघर्ष रहा। इसके साथ साथ इन महाशक्तियों में कौन सर्वोच्च है, इस सर्वोच्चता को लेकर के एक संघर्ष की स्थिति बनी रही। और 1991 तक आते आते जब सोवियत संघ रूस का विघटन होता है, इसके 17 जो घटक राष्ट्र थे वो इस सोवियत संघ रूस से अलग हो जाते हैं, तब दुनिया का जो परिदृश्य बनता है वह एक ध्रुवीय व्यवस्था या वन पोलर सिस्टम बनता है, जिसमें अमेरिका की मोनोपोली स्थापित होती है। दुनिया यह मान लेती है कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास का मात्र जो मेजरमेंट है या जो पैमाना है वो उदारवाद, पूंजीवाद और भूमंडलीकरण है। यानी एलपीजी का एरा स्टार्ट होता है, वन पोलर सिस्टम स्टार्ट होता है, और यहीं भारत भी, जो कि अभी तक एक बंद अर्थव्यवस्था की तरह के द्वारा अपना आर्थिक विकास कर रहा था, समाजवादी पूंजीवादी दोनों व्यवस्थाओं का एक मिश्रित आधार पर
अपनी अर्थव्यवस्था का निर्धारण कर रहा था, वो एक आदर्शवादी विदेश नीति के आधार पर वह अपने विदेश नीति के सिद्धांतों का निर्माण करके आगे बढ़ रहा था। तो 21वीं शताब्दी के शुरू होने के पूर्वार्ध में हम 1991 के आसपास देखते हैं कि भारत भी अपनी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो उसकी नीतियां थीं या जो उसकी गुटनिरपेक्षता को लेकर के नीति थी, और इस आधार पर वह किसी भी महाशक्ति में सम्मिलित नहीं होगा, विकासशील देशों के साथ वह खड़ा रहेगा, इस आधार पर जो उसकी विदेश नीति के निर्माण होने की प्रक्रिया थी, वो अब आदर्शवाद से धीरे धीरे व्यवहारिकता की तरफ और व्यवहारिक विदेश नीति की तरफ वह आगे बढ़ना शुरू किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1991 या 1991 का जो समय है वह एक विभाजक रेखा है, जिसके पहले की भारतीय विदेश नीति और उसके बाद की भारतीय विदेश नीति में एक व्यापक परिवर्तन या एक आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर हम 1947 के बाद की भारत की विदेश नीति 1991 तक देखें, तो जहां पर पंचशील का सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, प्रथम आक्रमण न करने का सिद्धांत और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत, वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत, ये जो आदर्शवादी बिंदु हैं, इस आधार पर निर्धारित जो भारतीय विदेश नीति थी वह एक प्रकार से आदर्शवादी विदेश नीति का अनुसरण कर रही थी। लेकिन 1991 के बाद और 2014 से 2014 से जो नई एरा की गवर्नमेंट है वह पूर्ण रूप से अपनी इस आदर्शवादिता को साथ में रखते हुए एक प्रकार से वैश्विक परिदृश्य के आधार पर अपनी राजनीति को एक आक्रामक राजनीति, एक व्यवहारिक राजनीति के तरफ अपनी विदेश नीति को वो लेकर के नई सरकार चल रही है। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका पर दृष्टि डालें, तो अफ्रीका जो महाद्वीप है वह भारत या एशिया से जो है वो हिंद महासागर और अरब सागर से अलग होता हुआ एक देश है, और अफ्रीका महाद्वीप भी उपनिवेशवाद या कॉलोनियल और इंपेरियलिज्म का शिकार रहा। जो दक्षिण अमेरिका देश है या लैटिन अमेरिका जो कंट्रीज हैं, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो, या इस जो देश हैं, ये देश भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के गंभीर चंगुल में रहे, और ये अटलांटिक महासागर से यह अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। तो अगर हम भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो अफ्रीका महाद्वीप भारतीय परिवेश से काफी नजदीक है। उसकी दूरी अगर तुलनात्मक रूप से अगर हम करें अमेरिका से और से तुलना करें तो अफ्रीका महाद्वीप भारत से करीब है और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप भारत से कुछ दूरी पर स्थित है। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति पर विचार करें तो 1955 में बांडुंग सम्मेलन के द्वारा जब गुटनिरपेक्षता की नीति की शुरू करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसी समय अफ्रीका और एशिया महाद्वीपीय देशों के साथ भारत की नीति क्या होगी, तो एफ्रो एशियाई इंटीग्रेशन या अफ्रीका एशिया एकीकरण की जो उनकी विदेश नीति पॉलिसी थी, उस आधार पर वह अफ्रीका और एशिया के देश जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, जो 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही नया नया ये आजाद हुए थे, उपनिवेशवाद या कॉलोनियल से इनको मुक्ति मिली थी, इंपेरियलिज्म से ये मुक्त हुए थे, तो इनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक या जो आर्थिक स्थिति थी वह दोनों ये अफ्रीका महाद्वीप या एशिया महाद्वीप में भारत को अगर देखें तो ये भी एक गरीब राष्ट्र के रूप में थे। इनको अभी आर्थिक विकास करना था, तकनीकियों का विकास करना था, मैन्युफैक्चरिंग की पावर डेवलपमेंट करनी थी, और दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं उस विकसित राष्ट्रों में यह कैसे अपने आप को सरवाइव करें और इसकी तुलना में कैसे यह अपनी क्षमताओं का विकास करें, इस दिशा में इन्हें काम करना था। इसलिए 1955 के बांडुंग सम्मेलन और 1961 में भारत ने जो गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया, जिसमें कि यूगोस्लाविया, मिस्र और भारत के
तीनों के कोऑपरेशन से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई, जो कि तृतीय विश्व के देश, या ये कहें कि आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर चर्चा करें तो एशिया महाद्वीप के देश या अफ्रीका महाद्वीप के देश या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश, जो तुरंत उपनिवेशवाद से आजाद हुए थे, साम्राज्यवाद से मुक्त हुए थे, जिन्हें आर्थिक विकास करना था, जिन्हें लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी थी, विकसित और विकासशील देशों की जो प्रतिद्वंदिता है, जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें वह विकासशील देशों के लोगों के लिए या विकासशील देश के लिए किस तरीके से एक विकास का रोड मैप तैयार कर सकते हैं, इसके लिए ये लोग गुट निरपेक्ष जैसे मंच पर एक साथ ये देश आए। और इन देशों की जो सामाजिक परिदृश्य रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कि यह भी एक लंबे समय तक यूरोपीय कंट्रीज या अमेरिका कंट्रीज के आधिपत्य में रहे, उपनिवेशवादिता में रहे, साम्राज्यवादिता में रहे, तो इनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हुआ था, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हुआ हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, रणनीतिक स्तर पर, पूरी तरीके से इन महाद्वीपों का शोषण हुआ था। तो आजादी के बाद ये जो राष्ट्र आए, तो ये राष्ट्र एक साथ एक मंच पर अपने लिए गुट निरपेक्ष के प्लेटफॉर्म पर या दक्षिण दक्षिण संवाद के आधार पर या G77 के आधार पर या यूएनओ के मंच पर, इन सभी अफ्रीका महाद्वीप, भारत या दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र इस दक्षिणी गोलार्ध के देश या विकासशील देश के देश या जो तुरंत उपनिवेशवाद से आजाद हुए हैं, इनके लिए जो भी विशेषण हम प्रयोग करें इस तरीके का, इन सभी की समस्याएं, जहां पर गरीबी ज्यादा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, क्षेत्रवाद है, इस तरीके की नस्लवाद, रंग भेद, तमाम प्रकार की कुरीतियों के साथ साथ इन्हें नई दौर के, नए समय के विकास के साथ आगे बढ़ना था। इसलिए यह राष्ट्र एक साथ एक मंच पर आकर के जिस विदेश नीति का अनुसरण कर रहे थे, वो 1947 से लेकर 1991 तक का समय रहा। लेकिन 1947 से लेकर के 1991 तक जो शीत युद्ध का एक्सट्रीम एरा था, इसमें कहीं ना कहीं ये राष्ट्रों की स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिसमें कि अमेरिका जहां पर उदारवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार कर रहा था, या सोवियत संघ रूस अपनी साम्यवादी विचारधारा का प्रसार प्रसार कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग ये राष्ट्र भी अपनी विदेश नीतियों का निर्धारण कर रहे थे। इसलिए इनकी स्वतंत्र विदेश नीति या इनकी स्वतंत्र नीति या स्वायत्त खुले आकाश की तरह इनकी जो सोच हो, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कन्फाइन थे, एक तरीके से ये किसी मुद्दे पर जो है वो किसी विशेष महाशक्ति के अधीन अपने विचारों का निर्माण कर रहे थे। जैसे कि दक्षिण अमेरिका के जो राष्ट्र थे, वो 1991 तक अमेरिका के प्रतिनिधित्व में ही रहे, अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में ही रहे। लेकिन 1991 के बाद जब मुक्त अर्थव्यवस्था का दौर शुरू होता है, जब प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक एरा की बिगनिंग होती है, जब ग्लोबलाइजेशन का एरा आता है, अंतर्निर्भरता बढ़ती है, अन्योन्याश्रयता बढ़ती है, एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र पर निर्भरता, यानी पूरा का पूरे राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों का जो एकीकरण, अंतर्निर्भरता या इंटरडिपेंडेंसी या अन्योन्याश्रयता की जो स्थिति पैदा होती है, उसके आधार पर यह अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण कैसे करेंगे, किस तरीके से यह स्वास्थ्य के सेक्टर में, ऊर्जा के सेक्टर में, भू राजनीति के सेक्टर में, रणनीतिक के मुद्दे पर यह किस तरीके की पॉलिसी चलाएंगे, इसके लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण 1991 के बाद होता है। तो यहाँ इतनी भूमिका से स्पष्ट हो चुका हम लोगों की चर्चा से कि आज की जो चर्चा है उसमें हमने यह देखा कि अफ्रीका और अमेरिका की या दक्षिण अमेरिका के प्रति जो भारतीय नीति है या इनकी जो भारत के प्रति नीति है, उसमें सबसे पहले तो बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये अफ्रीका महाद्वीप के देश, अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश और भारत एक साथ उपनिवेशीय व्यवस्था या साम्राज्यवादी व्यवस्था से आजाद होते हैं। ये दक्षिणी गोलार्धीय की कॉन्सेप्ट पर, या इसे हम कहें गरीब राष्ट्रों के देश के रूप में, या वर्तमान दौर में विकास कर रही अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में, यह एक
तरीके से एक आर्थिक और सामाजिक स्थिति में इनकी एक सी भूमिका है, एक सी स्थितियां रही, तो ये एक वैश्विक स्तर पर एक साथ, चाहे वो न्यू का मुद्दा हो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मुद्दा हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ में की सुरक्षा परिषद में सुधार, या संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य नीतियों में सुधार का मुद्दा हो, या क्षेत्रीय स्तर पर किस तरीके से भू राजनीति को संतुलित किया जा सकता है, कैसे विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों पर शोषण की प्रक्रिया को सीमित किया जा सकता है, ऐसे सब ज्वलंत मुद्दे पर अफ्रीका महाद्वीप के राष्ट्र और दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र भारत के साथ दिखाई देते हैं। अब अगर हम इनमें अफ्रीका महाद्वीप पर देखें, तो अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो इनका रिश्ता हम बहुत प्राचीन काल से देख सकते हैं। पूर्वी अफ्रीका में भारत की उपस्थिति हमें 60 ईस्वी या 60 ईस्वी के दौरान दिखाई देता है, जब यूनानी लेखक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ने अपनी चर्चा में उन्होंने अफ्रीका के साथ भारत के संबंध की चर्चा की है। इससे हम यह जो संबंध इस ईस्वी में रहा, 60 ईस्वी के आसपास, यह संबंध इस्लामी युग में, जब हम मध्य युग में आते हैं तो उस समय और तेजी से बढ़ता है, और वेनिस यात्री मार्को पोलो ने इस इस्लाम युग में भारत और अफ्रीका महाद्वीप के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, इस पर एक चर्चा की। जब हम औपनिवेशिक युग या कोलोनियल के एरा में आते हैं तो अफ्रीका से जो संबंध है उसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गांधी जी ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से ही किया, और 1894 में 1894 में भारतीय नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। आजादी के बाद अगर हम संक्षिप्तता से देखते चलें तो 1955 के बांडुंग सम्मेलन में जो है इस बात को यह कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीपीय देश या एशियाई महाद्वीपों के साथ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके साथ भारत की विदेश नीति शांति की होगी, और एक एकीकरण एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के साथ एकीकरण की नीति का सहारा 1955 में बांडुंग सम्मेलन के द्वारा लिया गया। G77 जो कि विकासशील देशों का एक संगठन है, और नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, उसके माध्यम से ये देश अपनी राष्ट्रीय हितों को साधने की कोशिश करते हैं। अब जो नाम है, यह नाम आज भी इन राष्ट्रों को एक विशेष रूप से पहचान नाम, यानी जो भारत की गुट निरपेक्ष नीति है या जो भारत के द्वारा स्थापित एक गुट निरपेक्ष आंदोलन है, वह आंदोलन इन्हें शीत युद्ध के दौरान या प्राचीन काल में या औपनिवेशिक काल की जो निकटता रही, उसे आज इस गुट निरपेक्ष मंच के माध्यम से हम उस निकटता को और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरा जो आज के समय में दिखाई दे रहा है कि भारतीय प्रवासियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं और अफ्रीका महाद्वीप में रहता है। अगर हम ये देखें कि आज के सिनारियो में या 1991 के बाद अफ्रीका का महत्व किस तरीके से भारत के लिए बढ़ा है, तो अफ्रीका निश्चित रूप से एक संसाधन संपन्न देश है, जहां पर कच्चे तेल, क्रूड ऑयल, गैस, चमड़ा, सोना, हीरा, अन्य धातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जनसंख्या 1 अरब से अधिक है अफ्रीका महाद्वीप की, अतः और ये एक विकास कर रहा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंटल है, जहां पर जीडीपी में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। और भारत जो 1991 के बाद, या ये कहें कि अब नए युग में 2010 के बाद या 2014 के बाद, जिस तरीके से भारत एक वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में दिखाई दे रहा है, सैन्य स्थिति में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, और एक विश्व गुरु होने की संकल्पना के साथ जो आगे बढ़ रहा है, तो भारत निश्चित रूप से इन क्षेत्रों को इग्नोर नहीं करेगा, जो कि औपनिवेशिक युग में साथ युद्ध लड़े हैं, जो प्राचीन संस्कृतियों में एक साथ रहे हैं, और आज जब वह भी एक विकास में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो चाहे वो जनसंख्या का आधार हो, चाहे वो नए कॉम्पिटिटिव बाजारीकृत व्यवस्था में एक बड़े बाजार का आधार हो, इन सारे आधारों पर भारत को एक व्यापक बाजार की व्यवस्था हमें अफ्रीका महाद्वीप में मिल रही है, एक विशाल जनसंख्या मिल रही है।
हम अपनी तकनीकियों का या हम मेक इन इंडिया जैसे जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसके लिए हम किस तरीके से रिसोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से हमें सस्ते मूल्य पर संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, उस दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप में एक रिसोर्सेज के मामले में संपन्न महाद्वीप है। तो वहां से हमें बेहतर रिसोर्सेज मिल सकते हैं, वहां हमें कम श्रम पर जो है मानवीय या ह्यूमन हमें रिसोर्सेज प्राप्त हो सकते हैं। भारत के लिए वहां पर एक अपनी टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार करना या अपने लोगों को वहां पे रोजगार उपलब्ध कराने की एक संभावना दिखाई दे सकती है, क्योंकि वहां की जीडीपी में भी लगातार वृद्धि हो रही है। और अगर हम अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ देशों की चर्चा करें, जैसे कि रवांडा, सेनेगल और तंजानिया, ये तेजी से बढ़ती हुई आज के युग में अर्थव्यवस्था है और यह विकास के दुनिया के विकास का केंद्र बना हुआ है, जो उसमें कि चीन के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भी इन राष्ट्रों के प्रति या अफ्रीकी महाद्वीप के इन राष्ट्रों की तरफ अपना ध्यान तेजी से आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम डाटों पे ध्यान दें या हम डाटों पे दृष्टि डालें, तो आज कुल वैश्विक आबादी का 17% अफ्रीका महाद्वीप में लोग रह रहे हैं और 2015 तक, 2050 तक यह 17%, 25% या 25% के आसपास होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक जनसंख्या हब के रूप में यह स्थापित हो रहा है। तो यदि हम अपनी संस्कृतियों का प्रचार प्रसार, जो कि हमारे लिए आसान है, हम एक सॉफ्ट पावर के माध्यम से हम जो है अपनी संस्कृतियों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, संस्कृतियां के प्रति लगाव या भारत के प्रति एक अच्छी सोच रखने वाले यह अफ्रीकी महाद्वीपीय देश के को निश्चित रूप से एक अवसर प्रदान करेगा, एक बड़े बाजार के रूप में अवसर प्रदान करेगा। वहां पे क्रय शक्तियों की भी वृद्धि हो रही है। तो भारत के जो विश्व गुरु बनने की संकल्पना है या भारत विकसित राष्ट्रों में अपने आप को खड़ा करने की स्थिति में जो लाने की प्रयास कर रहा है, वैसे कंडीशन में यदि भारत महाद्वीप के देशों में, अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल में अपने प्रभाव को, अपनी भूमिका को, अपने निवेश को बढ़ावा देता है, तो निश्चित रूप से वह जो है एक मजबूत स्थिति में आएगा। यद्यपि चीन भी भारत को प्रतिसंतुलित करने के लिए इस अफ्रीकी महाद्वीप में उसका इन्वेस्टमेंट भारत की तुलना से ज्यादा है, और वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, चाहे वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग के सेक्टर में या कनेक्टिविटी के सेक्टर में, चीन भारत से ज्यादा कार्य कर रहा है, क्योंकि उसकी जीडीपी बेहतर है भारत से। लेकिन भारत वहां पर अपनी जो पुरानी उनकी एक दक्षिणी गोलार्ध के देश या विकासशील देशों के लिए या नाम के मंच से या उनकी एक सामाजिक परिवेश जो एक जैसी रही, उस परिवेश के साथ वो बढ़ रहे हैं और अपनी इमेज का, अपनी प्रतिष्ठा का फायदा लेते हुए भारत इन राष्ट्रों में अपनी विश्वसनीयता को एक दीर्घकालिक विश्वसनीयता के रूप में स्थापित कर सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए इस्टेब्लिश कर सकता है, और भारत के लिए एक बेहतर अवसर अफ्रीका महाद्वीप में प्राप्त हो सकता है। तो हम इसे स्पष्ट रूप से एक वाक्य में कह सकते हैं कि उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका इस कॉन्टिनेंटल में या इस महाद्वीप में महत्वपूर्ण हो जाती है। अफ्रीका में जनसांख्यिकी, आर्थिकी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, लोकतंत्र वहां स्थापित हो रहे हैं, शांति को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रगति को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे दौर में भारत के लिए यह एक अवसर का काम कर सकता है, भारत के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि जहां पर वह अपनी नवीन तकनीकियों का, न्यू ह्यूमन जो स्किल्स हैं उसका, अपनी जो है मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का लाभ हुआ इन राष्ट्रों से आज के सिनारियों में ले सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप के कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर निर्जातीयता का संघर्ष है, आतंकवाद का संघर्ष है, और यहाँ पर अशांतियों का भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये चूंकि मध्य एशिया से सटे हुए भी राष्ट्र हैं, तो चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान इराक हो, तो जो यहाँ की गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का भी प्रभाव इस अफ्रीकी महाद्वीपों पे पड़ता है। तो अगर हम इन अफ्रीकी महाद्वीपों के उन राष्ट्रों की चर्चा करें जहां पर एक प्रकार से जातीय हिंसा या निर्जातीयता या इथेनिक स्ट्रगल है या आतंकवाद जैसी समस्याएं हैं, तो इसमें इथोपिया है, सूडान है,
मध्य अफ्रीकी गणराज्य हैं, जहां पर कि जातीय हिंसा, आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियां हैं। कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जहां पर हम आज की जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित या हम जैसे दक्षिण अफ्रीका हीरा के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी तरीके से नमीबिया और नाइजर यूरेनियम के शीर्ष 10 उत्पादकों में से, विश्व के शीर्ष 10 उत्पादकों में से एक है। साउथ अफ्रीका में प्लेटिनम, क्रोमियम और हीरे का एक बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। तो अफ्रीका हमारी एनर्जी नीड्स को या ऊर्जा आवश्यकता को भी पूरा कर सकता है। तो भारत इस समय चूंकि ऊर्जा का बहुत बड़ा उपभोक्ता है, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला राष्ट्र है, जिसकी महत्वाकांक्षा तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ से हम सस्ते मूल्यों पर इन जो है रिसोर्सेज को क्रय कर सकते हैं, उसका आयात कर सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं। जो चुनौतियां मिल रही हैं भारत को अफ्रीका से, तो चाहे वो चीन हो, रूस हो, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका हो, यूरोपीय संघ हो, जापान हो, ये सभी इस चीज का लाभ लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये अपनी अर्थव्यवस्था का विकास या अपने विकसित होने के जो मानक हैं उस आधार पर या अपनी बाजार तक पहुंच बना चुके हैं, ऊर्जा के सेक्टर में अपनी पहुंच बना चुके हैं, खनिज संसाधन में अपना पहुंच बना चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राजनीतिक और आर्थिक जो एक इंटरनेशनल स्ट्रगल का सिनेरियो बना हुआ है, तो उसमें भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए वह एक सॉफ्ट पावर का प्रयोग कर सकता है। वह उन समय की दुहाई दे सकता है जिस समय वह एक साथ वैश्विक स्तर की समस्याओं का सामना करने के लिए एक साथ मंच पर आ रहे थे और आज कहीं ना कहीं इन में एक महत्वाकांक्षा प्रत्येक राष्ट्र में होती है, उसकी राष्ट्रीय हितों की एक व्यक्तिगत समझ होती है। तो जो चाहे वो चीन हो, चाहे वो यूरोपीय संघ के राष्ट्र हो, चाहे यूएसए हो, चाहे रसिया हो, चाहे जापान हो, ये एक तरीके से आज भी अफ्रीकी महाद्वीप के राष्ट्र इन राष्ट्रों को सशंकित दृष्टि से देख सकता है, शंका की दृष्टि से देख सकता है, क्योंकि वो इनका एक नव उपनिवेश या न्यू कॉलोनियलिज्म की तरफ जा सकते हैं। भारत चूंकि अपने वैश्विक राजनीति में विदेश नीति के सिद्धांत में ही वह नव उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद जैसी समस्याओं को वह दरकिनार करता है और इसके लिए वो वैश्विक स्तर पर एक साथ इनके साथ लड़ाई लड़ा है। तो अफ्रीका इस न्यू कॉलोनिज्म एंड न्यू इंपेरियलिज्म से बचने के लिए और वो अपनी एक साझा विकास जिसमें अफ्रीका महाद्वीप का भी विकास हो और भारत का भी विकास हो, इसलिए वहां पर वह अपनी सॉफ्ट पावर, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज, अपने कल्चरल इंटीग्रेशन के माध्यम से इन राष्ट्रों में भारत अपनी पहुंच को बेहतर बना सकता है। अगर हम उपलब्धियों पर दृष्टि डालें तो भारत का जो व्यापार है वह बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और 2022 में जो व्यापार संतुलन रहा वो भारत के पक्ष में रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अगर हम विचार करें तो HIV एड्स के सेक्टर में, मलेरिया के सेक्टर में, इबोला जो वहाँ की समुद्री बीमारी है, चिकित्सीय रूप से ये और तकनीकी रूप से दोनों राष्ट्र एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और भारत अपनी चिकित्सा का और टेक्नोलॉजी को अफ्रीका महाद्वीप में एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका निर्यात कर रहा है। रक्षा के सेक्टर में भी बड़ी तेजी से हम बढ़ा रहे हैं। 2022 में जो गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो हुआ या लखनऊ में 2020 में जो हमारा एक्सपो हुआ, तो उसमें जो है अफ्रीका रक्षा संवाद की भारत ने जो है मेजबानी की। तो रक्षा क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु तंजानिया, मोजाम्बिक के साथ एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भी किया गया। तो और इसके अतिरिक्त हिंद महासागर जो रिम है उसमें जो है अफ्रीका और भारत के साथ समझौता ज्ञापन सभी अफ्रीकी महाद्वीपों के साथ किए गए हैं। प्रौद्योगिकी, डिजिटल या आजकल जो टेक्नोलॉजी का एरा है, तो पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क परियोजना 2019 में शुरू की गई है। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क परियोजना सैटेलाइट कनेक्टिविटी, टेलीमेडिसन या टेली एजुकेशन, ये फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के माध्यम से स्थापित किए जा रहे हैं। भारत द्वारा ई विद्या भारती, ई आरोग्य भारती के माध्यम से अफ्रीकी छात्रों को मुफ्त में टेली शिक्षा दी जा रही है, स्वास्थ्य पेशेवर बनाया जा रहा है और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सहायता दी जा रही है।
अब अगर हम कहें कि इसमें नए सुधार की क्या हमें ज़रूरत है, क्योंकि संक्षेप में ही हमें इन चीज़ों को देखना है, तो उपाय में हम कह सकते हैं कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जिसे चलाया जा रहा है, उसे बेहतर बनाया जाए, यानी संवाद या कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए। जो नई एरा की गवर्नमेंट या मोदी सरकार में कनेक्टिविटी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक्स को महत्व 4C पर नई गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसमें वह कॉमर्स को, कनेक्टिविटी को, अ, कम्युनिकेशन को आदि को यह महत्व दे रही है। तो भारत अफ्रीकी फोरम के साथ एक शिखर सम्मेलन का और नेताओं के मध्य संवाद की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। अफ्रीका संघ को G20 के सदस्य के रूप में, जो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, दिल्ली में जब उसका सम्मेलन चल रहा था, उस समय G20 के अंतर्गत अफ्रीका को अफ्रीकी संघ को एक 21वें राष्ट्र के रूप में सम्मिलित करने की बात चल रही है और उस पर सभी सदस्यों की लगभग आम सहमति बन चुकी है। तो आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकी में इन भारत और अफ्रीका महाद्वीप के बीच संबंध बेहतर चल रहे हैं और इसे विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। अगर हम सारांश के रूप में अगर हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करें, तो अफ्रीका का विकास एक तरीके से इतने युग में आज़ादी के बाद एक प्रभावशाली रहा। युवा और महिलाओं को सतत विकास और सशक्तिकरण में हम एक प्रेरक के रूप में देख सकते हैं। अफ्रीका में भारत एक प्रभावशाली निवेशक के रूप में उभरा है और लगभग $8 अरब का ऋण उसने अफ्रीका महाद्वीप को दिया है। तो संसाधन और कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता में भारत की बढ़ती भोग या भारत की बढ़ती कंज्यूमर डिजायर को पूरा करने में अफ्रीका महाद्वीप मदद कर सकता है। तो मानव संसाधन विकास के संबंध में विकसित करने के लिए कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र आदि क्षेत्र में भारत को इन क्षेत्रों से मदद मिल सकती है। अब अगर हम थोड़ी सी चर्चा भारत और लैटिन अमेरिका के संदर्भ में करें, तो जहां पर हम लोगों ने यह देखा कि भारत और अफ्रीका महाद्वीप, जो कि अरब सागर और हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, भारत से एक भौगोलिक समीपता रही है। वहीं पर अगर हम अफ्रीका पर, दक्षिण अमेरिका पर विचार करें, तो दक्षिण अमेरिका की जो स्थिति है वह भारत से एक दूर स्थापित देश है, जहां पर संस्कृतियों की भिन्नता है, जहां पर हमारी और उनके बीच सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक असमानता, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो भारत और दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका के संबंधों में कुछ दूरियां बनाती हैं। चाहे वो भाषा का मामला हो, चाहे वो कल्चरल हमारा डिसमैच का मुद्दा हो, या एक अपरिचित संबंध की तरह हो, या भौगोलिक दूरी का मुद्दा हो, ये चीजें हमें अमेरिका महाद्वीप से या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कॉन्टिनेंटल से हमारे संबंधों को अभी तक बेहतर नहीं बना पाया है। लेकिन 2014 के बाद जो नई सरकार आई, उसमें मोदी जी ने अपने इन संबंधों को भी तेज किया है, क्यों इन राष्ट्रों से भी अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। 2014 में ब्राजील का दौरा, 2016 में मेक्सिको का दौरा, और आर्थिक क्षेत्र में चाहे राजनीतिक क्षेत्र में इन राष्ट्रों में संबंध बढ़ाए जा रहे हैं। अभी 18 अफ्रीकी महाद्वीप, ध्यान दीजिएगा यहां पर, नई सरकार ने 2014 के बाद 18 दूतावास अफ्रीकी महाद्वीप में स्थापित किए। वहीं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में अभी इस तरीके से किसी प्रकार के दूतावास को स्थापित नहीं किया गया है। मनमोहन सिंह के समय में यह हो रहा था कि हम कुछ राष्ट्रों में दूतावास को स्थापित करेंगे, लेकिन अभी भी वो चीजें चल रही हैं। इसलिए लैक में या लैटिन अमेरिका में भी यह मांग बड़ी तेजी से चल रही है कि हम यहाँ पर भी अपने दूतावासों को स्थापित करें, एक तरीके से हमारा एक राजनयिक संबंध बने। तो यदि भारत वैश्विक स्तर पर यदि वो शक्तिशाली राष्ट्रों में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, तो वह इन दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों या लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों को इग्नोर नहीं कर सकता। तो मनमोहन सिंह ने के समय में डोमिनिक गणराज्य, इक्वाडोर और उरुग्वे में 3 राजनयिक स्थापित करने के वादे किए गए थे, लेकिन अभी भी वहां पर इस तरीके का राजनयिक या दूतावास स्थापित नहीं हुआ। 18 नए दूतावास
अफ्रीकी महाद्वीप में खोले जाने पर यह मांग की जा रही है कि लैटिन अमेरिका में भी नए दूतावास की को स्थापित किया जाए। तो भारतीय और अमेरिकी जो दक्षिण अमेरिकी जो समस्याएं हैं, जो बेसिक कोर की समस्या है, एक तो ये है कि भौगोलिक दूरी है, भाषा का अनियमितताएं हैं, एक सांस्कृतिक अपरिचितता है, एक तरीके से हमारी मानसिक दूरी है। इस वजह से इन राष्ट्रों से हमारे उस तरीके से संबंध अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। लेकिन नए ग्लोबलाइजेशन के युग में और 1991 के बाद हमारा इन राष्ट्रों से एक तरीके से बेहतर संबंध बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 1991 के पहले जो दक्षिण अमेरिका की विदेश नीति थी, उस विदेश नीति में वह अमेरिका के प्रभुत्व में ही था और उत्तरी अमेरिका के कार्यों के आधार पर ही लैटिन अमेरिकी कंट्रीज भी अपने विदेश नीति या आर्थिक नीतियों को या भू राजनीतिक नीतियों को क्रियान्वित कर रहे थे। लेकिन 1991 के बाद एलपीजी के एरा में ये सभी लैटिन अमेरिकी राष्ट्र एक स्वतंत्र विदेश नीति की तरफ आगे बढ़े हैं और वैश्वीकरण में जहां पर राष्ट्रीय एकीकरण, भूमंडलीय करण के जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है या एक अन्योन्याश्रयता या इंटरडिपेंडेंसी बढ़ी है, उसमें ये लैटिन अमेरिका के राष्ट्र भी बहुत तेजी से दुनिया के उस बदलते परिदृश्य में अपने आप को एक करने की तरफ आगे बढ़े हैं। यानी 1991 के बाद यह भी राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर भी लोकतंत्र का विकास हो रहा है, मानवाधिकारों पे चर्चा की जा रही है, शांति के तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। तो इन सब जगहों पर भारत और दक्षिण अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाए जाने की स्थिति है। देखिए, अगर हम संबंधों पे एक नया दृष्टि डालते हैं, अगर हम इसके इतिहास पर चर्चा करें, तो स्वतंत्रता के बाद खुद को ये अलग स्थिति में रखते हैं। शीत युद्ध के दरमियान इनके ऊपर एक सैन्य तानाशाही थी और 1991 के बाद ये सैन्य तानाशाही समाप्त होती है और यहाँ अमेरिकी महाद्वीप, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में लोकतंत्र की स्थापना होती है। भारत और अमेरिका के बीच 2001 में जो $1 बिलियन का व्यापार था, वो 2017 और 18 तक आते आते $46 बिलियन या $46 बिलियन तक पहुंच चुका है। भारत और दक्षिण अमेरिका कई अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय मंचों पर एक साथ दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्रिक्स, जिसमें कि ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ पर ब्राजील भारत के साथ दिखाई देता है। इप्सा है, जिसमें कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, तो ब्राजील यहाँ पर भी है। G20 में भी ये राष्ट्र हमें दिखाई दे रहे हैं और यूएनओ तथा G77 में के मंचों पर दक्षिण अमेरिका के ये राष्ट्र हमें, भारत और ये राष्ट्र एक साथ एक मंच पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। इनका जो विशेष मुद्दा है, भारत और दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में जो सबसे ज्यादा समतुल्यता का राष्ट्र माना जाता है, वो उसे ब्राजील को माना जाता है और ब्राजील से ही उसके संबंध या वैश्विक मंचों पर भी जो ये अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इप्सा हो, ब्रिक्स हो, G20 हो, यूएनओ हो, G77 हो, इसमें दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में भारत और ब्राजील को ही एक साथ या एक समतुल्यता के दृष्टि से देखा जा रहा है। यद्यपि आवश्यकता यह है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के जो अन्य राष्ट्र हैं, उनके साथ भी भारत के समतुल्यता को देखा जाए। तो जो इनके इश्यूज रहे, हमने भूमिका में ही आपको बताया था कि शीत युद्ध के बाद यह भी एक विकासशील राष्ट्र हैं, दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका के कंट्रीज, और इन्होंने भी एक लंबे समय तक कॉलोनियल एंड इंपेरियलिज्म के शिकार रहे, उपनिवेशवाद के और पश्चात्य कंट्रीज के और इंपेरियलिज्म के शिकार रहे। तो इनके यहाँ भी वही मुद्दे थे, गरीबी थी, भ्रष्टाचार था, अज्ञानता था, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं। तो ये एक प्रकार से जो दक्षिण दक्षिण सहयोग या साउथ साउथ डायलॉग का मुद्दा है, या चाहे नियो का मुद्दा है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा है, इन मुद्दों पर, इन बहुपक्षीय मुद्दों पर ये दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र और भारत एक साथ हमें दिखाई देते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र यूएनओ में सुधार या आईएमएफ में, विश्व बैंक में
में सुधार के लिए ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मुद्दे को ले आकर के इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सुधार के लिए एक साथ आवाज उठाते हैं। अगर हम इनके आर्थिक संबंधों पर चर्चा करें कि भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच क्या आर्थिक संबंध रहे, तो लैटिन अमेरिका फोकस 1997 चलाया गया, जो कि भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसे 1997 में चलाया गया है, जिसे हम प्रीमियर निर्यात प्रोत्साहन रणनीति कह सकते हैं, जिसके द्वारा भारत और दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में व्यापार प्रोत्साहन में शामिल संगठन जैसे निर्यात संवर्धन परिषद, वाणिज्य और उद्योग मंडल आदि को संवेदनशील बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय निर्यातकों को भी इस नीति के तहत प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मार्कोसुर, जो दक्षिण अमेरिका राष्ट्र है, के साथ तरजीही व्यापार समझौता किया गया और चिली के साथ भी इसी तरीके का तरजीही व्यापार समझौता लागू किया गया। भारतीय कंपनियों में चाहे वो आईटी हो, खनन, कृषि, रसायन, विनिर्माण, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में लगातार इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे अगर हम देखें तो ओएनजीसी, विप्रो, इंफोसिस, महिंद्रा जैसी महत्वपूर्ण भारतीय कंपनियां ब्राजील में मौजूद हैं। आंकड़ों पर अगर हम दृष्टि डालें तो 25 आईटीज कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां इन अमेरिकी महाद्वीपों में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपों में काम कर रही हैं और 20,000 से ज्यादा लोगों को, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनको रोजगार का मौका दे रहे हैं। राजनयिक संबंध या राजनीतिक संबंध में हम देख रहे हैं कि जो इस समय के राजनीतिक संबंध है वो लगातार जो निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो रहा है। भारत के हित को ब्राजील पर केंद्रित किया जा रहा है, जो ब्रिक्स, इप्सा, G4 और यूएनओ में सुधार को लेकर के मांग कर रहे हैं। और उनका यह मुद्दा है कि 1945 में या 1945 में जो लैंगिक सिचुएशन था या जो जनसांख्यिकी सिचुएशन था वो 2023 तक बदल चुका है। इसलिए इन संस्थाओं में, चाहे वो यूएनओ हो या आईएमएफ हो या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस तरीके के वैश्विक जो मंच हैं, उसमें एक सुधार की जरूरत है। इप्सा और ब्रिक्स एक दो ऐसे मंच हैं जहां पर भारत और दक्षिण अमेरिका राष्ट्र एक साथ दिखाई देते हैं। तो ये एक विकासात्मक अर्थव्यवस्था, समुद्री सुरक्षा, गरीबी, आय वितरण जैसे मुद्दों के साथ समकक्ष रूप से जुड़ाव की इनकी आवश्यकता महसूस होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखिए अगर हम रक्षा के क्षेत्र में देखें तो भारत और ब्राजील में रक्षा उत्पादन, अनुसंधान, विकास तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास की क्षमता है। तो दक्षिण अमेरिकी में ब्राजील के साथ भारत के हर मुद्दे पे संबंध बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इप्सा के प्लेटफॉर्म से 3 राष्ट्रों के बीच, जो कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है, इनके बीच एक नौसैनिक अभ्यास किया गया जिसका नाम दिया गया इप्समर नौसैनिक अभ्यास, जिसका उद्देश्य था समुद्री डकैती और आतंकवादी खतरा से तीनों राष्ट्र किस तरीके से सम्मिलित होकर बच सकते हैं। तो जहां तक अस्त्रों की बिक्री का सवाल है, वहां पर हम देखते हैं तो अमेरिका महाद्वीप में गुयाना, होंडुरस, चिली, पेरू तथा सूरीनाम आदि जैसे देशों के साथ दक्षिण अमेरिका में भारत के अस्त्रों की बिक्री बढ़ रही है। उपरोक्त वर्णन से अगर हम विचार करें तो जो लैटिन अमेरिका या जो अमेरिकी महाद्वीपीय देश हैं, उसमें भारत का महत्व बढ़ रहा है। नई आर्थिक प्रगति या वैश्विक गुरु बनने की स्थिति में या भारत एक सशक्त मजबूत राष्ट्र के रूप में अपने स्थापित करने के लिए अब लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों को इग्नोर नहीं कर सकता। इनके साथ अपने संबंधों को ग्लोबलाइजेशन के एरा में बेहतर बनाने की आवश्यकता है। यह यहाँ पे एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था स्थापित हो रही है। भारत अपनी मेक इन इंडिया प्रोग्राम या अपने अस्त्रों शस्त्रों की बिक्री के लिए, आर्थिक विकास, भू राजनीति संतुलित करने के लिए इन राष्ट्रों को एक अपने लिए अवसर के रूप में देख सकता है। और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि 1991 के बाद जो अमेरिका में स्वायत्त और मुखर विदेश नीति का जो सकारात्मक बदलाव आया है, उससे हम पुनः भारत और दक्षिण अमेरिका में एक तरीके से, चाहे वो व्यापार का सेक्टर हो, चाहे निवेश का सेक्टर हो, एक सकारात्मक या एक सार्थक पहल हमें दिखाई देती है।
अब हम लोग लास्ट जो यूनिट थर्ड है उस पर कुछ चर्चा करते हैं। आज के समय में यह भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं, यूनिट थर्ड है सुरक्षा के खतरे। देखिए, किसी भी राष्ट्र के जो राष्ट्रीय हित होता है, उस राष्ट्रीय हित में जो हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट है या जो हमारा प्राथमिक हित है, उस प्राथमिक हित में यह है कि वह राष्ट्र अपने राष्ट्र के सीमा की सुरक्षा किस तरीके से करता है, वह एक तरीके से राजनीतिक संकटों से कैसे जूझता है। तो राजनीतिक संकट या सैन्य सुरक्षा या सीमा सुरक्षा किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित का प्रथम उद्देश्य होता है। अर्थात कोई भी राष्ट्र, चाहे वो अर्थ विकास कर रहा हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स में संलग्न हो, या वो किसी तरीके की भी डिप्लोमेसी का निर्माण कर रहा है, उसकी जो निश्चित राष्ट्रीय हित हैं या जो प्राथमिक राष्ट्रीय हित हैं, उसमें वो उस राष्ट्र की सीमा सुरक्षा, आंतरिक लोगों की जान माल की सुरक्षा, यानी जिस तरीके से हम अपने फंडामेंटल राइट्स में जीवन का अधिकार या राइट टू लाइफ को सबसे बड़ा अधिकार मानते हैं, उसी तरीके से सीमा सुरक्षा या लोगों के जान माल की सुरक्षा एक किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का प्रथम राष्ट्रीय हित होता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे आज, उसमें यह समझेंगे कि सुरक्षा की अवधारणा है क्या, सुरक्षा हम किस भाव में ले सकते हैं, और आज वैश्वीकरण की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सुरक्षा के क्या बदलाव आए हैं, और भारत की उस वैश्वीकरण में क्या सुरक्षा की चिंताएं हैं, और जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां क्या हैं, और भारत उन चुनौतियों से सामना कैसे कर सकता है। तो इन बिंदुओं पर हम संक्षेप में चर्चा करते चलेंगे, समय का चूंकि अभाव है। तो हम अगर देखें तो सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है, जो एक डिबेट का विषय है, विवाद का मुद्दा है, जो आजकल हर विषय का अध्ययन हम सुरक्षा के नजरिए से ही करते हैं। 1991 के पहले, जब भारत एक बंद अर्थव्यवस्था था, जब भारत एक गुट निरपेक्षता की नीति पे काम कर रहा था, एक आदर्शवादी उसकी विदेश नीति थी, जिसमें खतरे की संभावनाएं बहुत कम थीं, उस समय भारत की जो सुरक्षा की समस्याएं थीं, वह उसके पाकिस्तान, चीन जैसे जो शत्रु राष्ट्र हैं या जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों से कैसे हम सीमा की सुरक्षा करें, या प्रायोजित जो आतंकवादी समस्या है, उसी स्तर पर हमारे लिए एक सुरक्षा का गंभीर मुद्दा बना हुआ था। लेकिन जब 1991 के बाद भारत में उदारीकरण का दौर आता है, वह उस उदारीकरण के द्वारा भारत दुनिया के सिर्फ एफ्रो एशियाई कंट्रीज ही नहीं, दुनिया के सभी राष्ट्रों के साथ एक व्यापक जुड़ाव करता है। जहां पर 1991 के पहले सिर्फ भारत अपनी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ ही अपने संबंधों को केंद्रित कर रहा था, अफ्रीका एशिया एकीकरण पे ही केंद्रित कर रहा था। 1991 के बाद लुक ईस्ट पॉलिसी हो, या 2014 के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट, अब लुक ईस्ट की जगह लुक वेस्ट पॉलिसी, इसी तरीके से अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दुनिया के किसी भी राष्ट्र के साथ भारत बड़ी तेजी से जुड़ाव कर रहा है, बड़ी तेजी से उसका एक एक्ट बढ़ रहा है, उसकी क्रियात्मकता, उसकी सक्रियता बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो ग्लोबलाइजेशन की दौर में जब हमारे यहाँ पर सुरक्षा कि जब हमारे मानक बदल चुके हैं, जब हम सुरक्षा सिर्फ सीमा को ही सुरक्षित रखने का, जब तक 1991 के पहले मुद्दा था, तब तक हमारी जो व्यवस्था थी सुरक्षा की, वो सिर्फ इसलिए थी कि हम सिर्फ अपने सैन्य को कितना तकनीकी दे रहे हैं, हम सशस्त्र बल को कितनी टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहे हैं, कितने हम अस्त्रों शस्त्रों को बढ़ा रहे हैं, वहीं तक एक मुद्दा था। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन के एरा में आते हैं, जब किसी भी राष्ट्र की कोई अलग विदेश नीति नहीं है, अन्योन्याश्रयता या इंटरडिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि, यदि वो राष्ट्र बड़ी तेजी से आर्थिक ग्रोथ कर रहा है या तकनीकियों में ग्रोथ कर रहा है, या वो किसी तरीके से सामाजिक मुद्दों पे ग्रोथ कर रहा है, तो उसका प्रभाव जब दुनिया के सभी राष्ट्रों पे पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से उन राष्ट्रों में यदि नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, तो इस वैश्वीकरण के युग में वह नकारात्मक प्रभाव उन राष्ट्रों पर भी पड़ेगा।
तो जिस उपभोक्तावादी संस्कृति ने जन्म लिया उदारवाद के परिणाम स्वरूप, जिस भौतिक विकास ने, जिस मटेरियल डेवलपमेंट ने अपने आप को इंक्रीज किया है, उससे निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, पर्यावरण की समस्या, ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो साइबर क्राइम का। अब हम अगर तकनीकियों पर विचार करें तो आज हम किसी भी तरीके का काम इंटरनेट के माध्यम से या तकनीकियों के माध्यम से करते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो मेडिसिन का सेक्टर हो, चाहे वो सुरक्षा का सेक्टर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ जाने के बाद वो किसी भी सेक्टर में जाने का मुद्दा हो। तो हम जब हर चीज टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं तो बड़ी तेजी से साइबर क्राइम, हवाला, चाहे वो अस्त्रों शस्त्रों का हो, चाहे मानवीय तस्करी हो, इस तरीके की समस्याएं सुरक्षा के साथ बढ़ रही हैं। तो आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण की समस्या, परमाणु हथियार की समस्या, जैविक हथियारों की समस्या, साइबर सुरक्षा की समस्याएं, ऐसी बहुत सारी नई समस्याएं जन्म ले रही हैं, जिसे हम गैर पारंपरिक सुरक्षा की समस्याएं कहते हैं। तो स्पष्ट है कि जो भारत की विदेश नीति रही 1991 के पहले, तो उस समय हमारी जो आदर्शवादी नीति थी, उस नीति के तहत हम सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक सुरक्षा की समस्या से ही जूझ रहे थे। लेकिन 1991 के बाद जब वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के युग में जब हमारी अनिश्चितता बढ़ती है, जब हमारा आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक या भू राजनीतिक जुड़ाव दुनिया के सभी राष्ट्रों के साथ तेजी से बढ़ता है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे सुरक्षा के मानक तैयार होते हैं और सुरक्षा में सुरक्षा समस्या, पर्यावरणीय सुरक्षा समस्या और आर्थिक सुरक्षा समस्या का जन्म होता है। यूएनओ ने सुरक्षा के लिए एक परिभाषा दिया है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें राज्य मानते हैं कि सैन्य हमले, राजनीतिक दबाव या आर्थिक जबरदस्ती का कोई खतरा न हो तथा सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर विकास और प्रगति को आगे बढ़ा सके। तो यूएनओ के मंच से जो नए सुरक्षा की पहचान की गई है चुनौतियों की, उसमें प्रमुख सुरक्षा चुनौतियां हैं 6, जिसमें आर्थिक और सामाजिक खतरे, अंतरराज्यीय संघर्ष के खतरे, आंतरिक संघर्ष, परमाणु हथियार, जैविक हथियार, आतंकवाद, संगठित अपराध, ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण खतरे बने हुए। तो पहले तो सिर्फ हमारी सुरक्षा का खतरा राजकीय या गवर्नमेंटल काज ही थे, राजकीय कारक के द्वारा ही निर्धारित की जा रही थी। लेकिन 1991 के बाद दुनिया के मंच पर बहुत सारे गैर राज्यकर्ता या एनजीओ का जन्म हुआ है, जिन्होंने नई प्रकार की समस्याओं को जन्म भी दिया है और उसके समाधान के लिए भी बहुत सारे काम भी करते हैं। तो जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो मानवाधिकार के सेक्टर में काम कर रही है। इंटरनेशनल पीस है, जैसे जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण के, ग्रीन पीस है, पर्यावरण के सेक्टर में काम कर रही है। तो आज जो समस्याएं हैं वो चाहे जलवायु परिवर्तन का हो या प्राकृतिक आपदा हो या संक्रामक रोग जैसे कोविड, भोजन की कमी, अनियमितता, प्रवास, मानव और मादक पदार्थों का तस्करी, आतंकवाद, ये हमारे गैर पारंपरिक सुरक्षा के क्षेत्र है। अगर हम भारतीय दृष्टि से विचार करें तो भारत की जो सुरक्षा चिंता है वह पड़ोसी देशों के साथ, विशेष रूप से चीन, जिस तरीके से हिंद महासागर में, अरब सागर में और भारत को जो उसकी मोतियों की माला की नीति है, जिसके अंतर्गत वह सागरीय दृष्टि से भारत को जोड़ने, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, या जो उसकी वन बेल्ट वन रोड की जो पॉलिसी है, या ग्वादर जो बंदरगाह है, जिसमें वह सुदूर अफ्रीकी महाद्वीप तक भारत और अमेरिका को बैलेंस करने के लिए वह एक निगरानी केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। तो निश्चित रूप से चीन के साथ भारत की एक प्रतिद्वंदिता, और 1962 का युद्ध रहा हो या 2017 के बाद जो डोकालाम गतिरोध का मुद्दा हो, जिस पर एक लंबा संघर्ष चला, तो भारत पाक के साथ एक सीमा विवाद, इसके अतिरिक्त पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जो छिटपुट हमारे विवाद है, पाक के साथ हमने 4 हमारे प्रत्यक्ष युद्ध हुए, इसके अतिरिक्त कई प्रकार के हिंसात्मक संघर्ष भी हुए हैं। तो ये संघर्षों के साथ साथ हम देखें तो भारत, पाकिस्तान और उनके पड़ोसी राष्ट्र हो, चाहे वो मालदीव हो, नेपाल हो,
बांग्लादेश हो, इन राष्ट्रों के साथ भी जो हमारे सीमा विवाद या छोटे मोटे विवाद हैं, एक पड़ोसी होने के नाते वो भी हमारे लिए सुरक्षा का एक समस्या है, जो कि जिसे हम पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत देखते हैं। और एक आतंकवाद भारत की गैर पारंपरिक सुरक्षा समस्या में महत्वपूर्ण है, और पाकिस्तान या सीमा पार से होने वाला यह आतंकवादी हमला भारत के लिए विशेष रूप से सुरक्षा का समस्या बना हुआ है। अगर हम बड़े आतंकवादी हमलों पर चर्चा करें जो पाकिस्तान प्रायोजित रहा, तो वह 1993 में मुंबई का धमाका, 2001 में भारतीय संसद पर हमला और 2008 में मुंबई पर हमला। इसके अतिरिक्त लगातार उरी में इधर वो हमेशा कुछ न कुछ इस तरीके से पाकिस्तान या सीमा के पार आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत निश्चित रूप से दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति को अनुसरण किया है। ब्रिक्स में उसने जो है लश्कर ए तोयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को खतरनाक आतंकवादी समूह में सम्मिलित करने का एक संगठन के रूप में स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए एक ज्वलंत समस्या है। भारत की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। भारत एक ऊर्जा सुरक्षा के रूप में अपने आप को बहुत बड़ा उपभोक्ता या कंज्यूमर के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। तो जो थर्मल पावर या जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, उसकी जगह पर परमाणु ऊर्जा को हम न्यूक्लियर एनर्जी को भारत को डेवलप करने की तरफ बल देने की जरूरत है। इसी तरीके से अभी मोदी जी ने राम मंदिर की प्रतिष्ठा के समय उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा का एक हब बनाएंगे। तो सौर ऊर्जा या जो हमारे रिसोर्सेज हैं, एनर्जी के रिसोर्सेज जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस पर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो एक एनर्जी क्राइसिस से आने वाले समय में भारत के लिए समस्या खड़ा हो सकता है। तो वो न्यूक्लियर एनर्जी और हमारी नेचुरल एनर्जी को वह डेवलप करके, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, इस ऊर्जा में के सेक्टर में वह बेहतर काम करके भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा की समस्या का समाधान कर सकता है। वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा समस्या है कि हम हर काम हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे हैं। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि साइबर सुरक्षा भारत के साथ साथ दुनिया की भी एक ज्वलंत समस्या है। तो अंतरजाल उपभोक्ता के संदर्भ में अगर हम डाटा पे देखें, तो जो हमारा एक जाल है दुनिया के राष्ट्रों के साथ, ये टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इसमें भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आता है। सुरक्षा सॉफ्टवेयर फर्म सिमेंटेक में भारत 2018 में तीसरे नंबर पे है, सुरक्षा खतरा के अंतर्गत आता है। और भारत में जो सुरक्षा खतरे के जो मुद्दे हैं, वो चाहे बैंकिंग प्रणाली का हो, चाहे वो निगरानी प्रणाली हो, चाहे वो औद्योगिक नियंत्रण से संबंधित प्रणाली हो, चाहे वो चिकित्सा उद्योग से संबंधित प्रणाली हो, इन सभी क्षेत्रों में भारत आज एक नई तरीके की समस्या का सामना कर रहा है, जिसे हम साइबर सुरक्षा के अंतर्गत देख सकते हैं। नए समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से भारत इस साइबर क्राइम की समस्या का सामना कर सकता है, या भारत इस साइबर के या आईटी एक्ट के माध्यम से बहुत तेजी से और साइबर अपराध कानून को परिभाषित करके, साइबर कोड बना करके, साइबर पुलिस व्यवस्था बना करके भारत इस तरीके की साइबरीय अपराध या तकनीकी अपराधों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है। भारत साइबर सुरक्षा सूचकांक के मामले में इस समय दुनिया में जो उसकी रैंक है वो 23rd है, 23वें रैंक पर भारत आता है। तो अगर हम सारांश रूप में चर्चा करें कि जो भारत की सुरक्षा की मुद्दा है, तो निश्चित रूप से वैश्वीकरण के बाद दुनिया के राष्ट्रों में जो सुरक्षा की अवधारणा, जो पारंपरिक सुरक्षा थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीमा सुरक्षा का मुद्दा था, तो 1991 के बाद सीमा सुरक्षा के साथ साथ अब हमें ग्लोबलाइजेशन में उपभोक्तावादी संस्कृति, यानी हम ये कहें कि सीमित संसाधन और असीमित महत्वाकांक्षा के कारण जो नवजनित समस्याएं हैं, चाहे वो पर्यावरणीय समस्या हो, चाहे वो आतंकवाद का समस्या हो, चाहे वो क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, भाषावाद, साइबर सुरक्षा का मुद्दा हो, या नदी जल विवाद का मुद्दा हो, या जलवायु परिवर्तन या जैविक हथियारों का मुद्दा हो, ये नवजनित अंतर्निर्भरता या अनुसूयता के
परिणाम है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यह राज्य के द्वारा ही नियंत्रित या राज्य के द्वारा ही क्रिएट होने वाली ये सुरक्षा के मुद्दे नहीं हैं। अब दुनिया में ऐसे बहुत सारे एनजीओ स्टेब्लिश हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे पार राष्ट्र की नीतियां आ चुकी हैं, ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज की नीतियां आ चुकी हैं कि जिसमें ये संस्थाएं भी इस तरीके की पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा की समस्याओं को जनरेट कर रही हैं। तो सुरक्षा की एक, जहां हम सुरक्षा की एक व्यापक अवधारणा बनी है, अब आज हम सिर्फ और सिर्फ भारत या दुनिया के राष्ट्र अपने सीमा सुरक्षा को ही सुरक्षित रखना नहीं चाहते, वह अपने नागरिकों को उचित भोजन, चाहे वो न्यूट्रिशन के आधार पर भोजन उपलब्ध करा रहे हो, वो लोगों को आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर क्राइम आदि से भी सुरक्षित रखने के लिए भारतीय स्तर पर, आंतरिक स्तर पर एक तरीके से एक बेहतर जाल बनाने की जरूरत है। एक बेहतर, उसके लिए हमें टीम वर्क करने की जरूरत है, जिसमें हम कनेक्टिविटी के माध्यम से, जिसमें हम संवाद के माध्यम से, जिसमें हम नई योजनाओं के माध्यम से गरीबी समाप्त करके, लोगों के जीवन स्तर को सुधार करके, शिक्षा व्यवस्था का सुधार करके हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर एक विचार है कि किसी भी प्रकार का अपराध किसी अभाव के लिए से ही होता है, चाहे वो भौतिक अभाव हो, चाहे वो मानसिक अभाव हो, और चाहे वो किसी भी प्रकार की एक जो अभाव की स्थिति है, उस अभाव का ही परिणाम होता है। इसलिए इन सब का जो महत्वपूर्ण समाधान है वो है शिक्षा। यदि हम शिक्षा के माध्यम से इस अभाव को समाप्त कर सकते हैं तो बड़ा ही, हम लोग जो है, समय समाप्त हो गया है। इन सीमित समय में हम लोगों ने अपने यूनिट 12 और 13 का अध्ययन किया। अब हम आप लोगों को पुनः एक बार, दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।